23 जून 1757 बंगाल की धरती पर एक ऐसी रात आने वाली थी जो पूरे हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल देगी। प्लासी के मैदान में जो कुछ होने वाला था वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये था एक साम्राज्य के अंत और दूसरे की शुरुआत की कहानी। एक ऐसी रात जिसके बाद भारत कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हवा में तनाव था। गंगा के किनारे बसे इस छोटे से गांव प्लासी में कोई नहीं जानता था कि कल की सुबह पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य तय हो जाएगा। यहाँ के किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, बिल्कुल अनजान इस बात से कि उनकी धरती पर जो युद्ध होने वाला है वो सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं बल्कि दो अलग दुनिया के बीच का संघर्ष होगा। मुर्शिदाबाद के महल में नवाब सिराजुद्दौला बेचैनी से टहल रहा था। महज 23 साल का ये युवा शासक जानता था कि कल की लड़ाई उसके लिए जीत या मौत का सवाल है। उसकी आंखों में गुस्सा था, दिल में बेचैनी। अंग्रेजों ने उसकी हर बात को नजरअंदाज किया था। जब उसने कहा था कि फोर्ट विलियम की किलेबंदी रोकी जाए तो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद भी वे उसकी शर्तों को मानने से इनकार कर रहे थे। फ्रांसीसियों के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचना, ये सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर था। सिराज को अपने दादा अलीवर्दी खान की बातें याद आ रही थीं। बूढ़े नवाब ने मरते वक्त कहा था, बेटा, इन अंग्रेजों से सावधान रहना। ये व्यापारी के भेष में आए हैं, लेकिन इनकी नीयत में कुछ और है। लेकिन तब सिराज को लगा था कि दादा बुढ़ापे में डर रहे हैं। आज उसे समझ आ रहा था कि अलीवर्दी खान कितने दूरदर्शी थे। पिछले साल जब उसने कलकत्ता पर हमला किया था तो उसे लगा था कि अंग्रेज समझ जाएंगे कि बंगाल में कौन मालिक है। फोर्ट विलियम को जीतना आसान था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। ब्लैक होल की घटना, जहां 146 अंग्रेज कैदियों को एक छोटे कमरे में बंद किया गया था और 123 की मौत हो गई थी, इस घटना ने अंग्रेजों को बदला लेने का बहाना दे दिया था। सिराज जानता था कि यह जानबूझकर नहीं हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अपनी राजनीति का हथियार बना लिया था। दूसरी तरफ कलकत्ता में रॉबर्ट क्लाइव अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहा था। यह आदमी जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साधारण क्लर्क था, अब एक चतुर सेनापति बन चुका था। उसके पास सिर्फ 3000 सैनिक थे, जबकि सिराज के पास 50,000। लेकिन क्लाइव के पास कुछ और था, एक गुप्त हथियार जिसका नाम था मीर जाफर। क्लाइव की आंखों में एक अजीब चमक थी। वो जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ तोप और तलवार से नहीं जीती जाएगी। महीनों की योजना, रिश्वतखोरी और राजनीतिक चालबाजी का फल अब मिलने वाला था। उसने अपने अफसरों से कहा था, कल हम सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ रहे, हम इतिहास बना रहे हैं। लेकिन शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि वो कितना सच कह रहा था। जगत सेठ मेहताब चंद और स्वरूप चंद, बंगाल के सबसे बड़े बैंकर, भी इस साजिश का हिस्सा थे। उन्हें डर था कि सिराज उनकी संपत्ति छीन लेगा। उमी चंद और राय दुर्लभ जैसे दरबारी भी मीर जाफर के साथ थे। यह सिर्फ विदेशी आक्रमण नहीं था, ये था अपनों का धोखा। मीर जाफर, सिराज की सेना का सेनापति, अपने तंबू में बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। महीनों से अंग्रेजों के साथ गुप्त बातचीत चल रही थी। वे उसे बंगाल का नवाब बनाने का वादा कर रहे थे। 2.5 करोड़ रुपए का लालच, सत्ता का मोह और सिराज से पुरानी दुश्मनी, ये सब मिलकर उसे धोखे की राह पर ले जा रहा था। मीर जाफर की आंखों में कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ लालच था। वो सोच रहा था कि सिराज बहुत जल्दी नवाब बन गया है, उसमें अनुभव नहीं है, मैं इससे बेहतर शासक बन सकता हूं, वो अपने आप से कह रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो सिर्फ अंग्रेजों का एक मोहरा बनने जा रहा है। उस रात मीर जाफर ने अपना फैसला कर लिया था। कल की लड़ाई में वो अपने ही नवाब के साथ विश्वासघात करेगा। रात के अंधेरे में दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने हथियारों की जांच कर रहे थे। सिराज के सैनिकों में उत्साह था। उन्हें लगता था कि इतनी बड़ी सेना के सामने मुट्ठी भर अंग्रेज क्या कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेज सैनिकों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। वे जानते थे कि उनके पास बेहतर हथियार हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दुश्मन के अंदर ही उनका आदमी बैठा है। प्लासी के मैदान में सुबह का सूरज निकला तो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। सिराज की विशाल सेना देखकर लगता था जैसे समुद्र की लहरें हों। हाथी, घोड़े, तोपें, सब कुछ था उसके पास। फ्रांसीसी तोपची भी उसके साथ थे, जो अपने हुनर के लिए मशहूर थे। लेकिन क्लाइव जानता था कि संख्या हमेशा जीत का फैसला नहीं करती। उसकी छोटी लेकिन अनुशासित सेना अपनी जगह पर तैयार खड़ी थी। सुबह 8 बजे तोपों की गर्जना से युद्ध शुरू हुआ। सिराज की तोपों की आवाज इतनी तेज थी कि मीलों दूर तक सुनाई दे रही थी। शुरुआत में लगा कि सिराज का पलड़ा भारी है। उसकी फ्रांसीसी तोपों ने अंग्रेजी सेना को हिला दिया था। लेकिन अचानक प्रकृति ने खेल बदल दिया।
आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, ये थी तकदीर का फैसला। सिराज के सैनिकों ने अपनी तोपों को ढक दिया, जैसा कि उस समय का रिवाज था, लेकिन अंग्रेजों ने अपने हथियारों को सूखा रखने का बेहतर तरीका अपनाया था। जब बारिश रुकी तो स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। क्लाइव के सैनिकों ने जवाबी हमला किया। उनकी तोपों की आग से सिराज की सेना में हड़कंप मच गया। फ्रांसीसी तोपची मदन मोहन लाल मारा गया। उसकी मौत से सिराज की सेना का मनोबल गिरने लगा। यहीं पर मीर जाफर ने अपना असली चेहरा दिखाया। जब सिराज ने उसे हमला करने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसकी घुड़सवार सेना मैदान में खड़ी रही, लेकिन लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। यार लुत्फ खान भी मीर जाफर के साथ था। ये देखकर सिराज की बाकी सेना का मनोबल टूट गया। जो सैनिक अपने सेनापति पर भरोसा करके आए थे, वे अब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। सिराज खुद मैदान में था। उसने देखा कि उसके सबसे भरोसेमंद लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। उस वक्त उसके दिल में क्या गुजरी होगी, ये सोचना भी दुखदाई है। एक युवा राजा जो अपने देश के लिए लड़ रहा था, अपने ही लोगों के धोखे का शिकार हो रहा था। दोपहर तक स्थिति साफ हो गई थी। सिराज की सेना बिखर रही थी। 500 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि अंग्रेजों के सिर्फ 22 आदमी मरे और 50 घायल हुए। ये सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, ये था एक पूरी सभ्यता के पतन की शुरुआत। सिराज समझ गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो युद्ध के मैदान से भाग निकला। उसके साथ था उसका वफादार फ्रांसीसी सलाहकार जीन लॉ। वो पटना की तरफ भागा, उम्मीद में कि वहां वो दोबारा अपनी सेना जुटा सकेगा। लेकिन मीर जाफर के आदमी उसका पीछा कर रहे थे। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, कैसे उसके अपने ही लोगों ने उसके साथ धोखा किया। 2 जुलाई को राजमहल में उसे पकड़ लिया गया। वो एक वीरान बगीचे में छुप रहा था जब मीर जाफर के भाई मीर कासिम के आदमियों ने उसे ढूंढ निकाला। कुछ दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। सिर्फ 23 साल की उम्र में एक युवा नवाब की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उसकी मौत के साथ एक पूरे युग का अंत हो गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन वो सिर्फ एक कठपुतली था। असली ताकत अब अंग्रेजों के हाथ में थी। उन्होंने 17 करोड़ 70 लाख रुपए हर्जाना वसूला। ये रकम उस जमाने में इतनी बड़ी थी कि आज के हिसाब से अरबों रुपए के बराबर होगी। क्लाइव को अकेले 20 लाख रुपए मिले। ये पैसा भारत की संपत्ति थी जो अब विदेशियों की जेब में जा रही थी। प्लासी की इस जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं रह गई, वो एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई। बंगाल पे कब्जे के बाद धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेजी राज फैलता गया। मैसूर में टीपू सुल्तान, मराठों के साथ युद्ध, सिखों के साथ संघर्ष, ये सब प्लासी की जीत का ही नतीजा था। जो मुगल साम्राज्य सदियों से चला आ रहा था, वो अब अपने अंतिम दिन गिन रहा था। फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर निकाल दिया गया। चंद्रनगर उनका आखिरी ठिकाना रह गया। यूरोप में चल रहे 7 इयर्स वॉर का असर भारत में भी दिखाई दे रहा था, लेकिन अब अंग्रेजों का पलड़ा भारी था। लेकिन प्लासी की कहानी सिर्फ राजनीतिक बदलाव की कहानी नहीं है, यह है विश्वासघात की कहानी। मीर जाफर का नाम आज भी गद्दारी का पर्याय माना जाता है। उसने अपने स्वार्थ के लिए अपने देश और अपने नवाब के साथ धोखा किया, लेकिन वो अकेला नहीं था। जगत सेठ, उम्मी चंद, राय दुर्लभ, ये सब लोग अपने अपने फायदे के लिए अपनी मातृभूमि को बेचने को तैयार थे। इस धोखे की कीमत पूरे भारत को 200 साल तक चुकानी पड़ी। प्लासी के बाद भारत में जो लूट शुरू हुई, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बंगाल से निकलने वाला पैसा ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का आधार बना। भारत की संपत्ति से इंग्लैंड में फैक्ट्रियां खुली, रेलवे बने और एक नई दुनिया का जन्म हुआ। लेकिन भारत लगातार गरीब होता गया। उस रात के बाद भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो अब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा था। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक दिन की लड़ाई थी, लेकिन इसके नतीजे सदियों तक भारत को प्रभावित करते रहे। यहीं से शुरू हुआ था वो सफर जो 1857 के विद्रोह तक और फिर 1947 की आज़ादी तक चला। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्लासी की वो रात हमें याद दिलाती है कि कैसे एक गलत फैसला पूरी सभ्यता की दिशा बदल सकता है। यह हमें सिखाती है कि विश्वासघात की कीमत कितनी भारी हो सकती है।